कहानी की शुरुआत कैलिफोर्निया के एक वीरान रेगिस्तान से होती है, जहां दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नहीं होती। यहाँ पर हम एक हाईवे को देखते हैं जो इस भयानक गर्मी में वीरान पड़ा था। इस लंबे और सुनसान हाईवे पर हम दूर दूर तक किसी भी इंसान या गाड़ी को नहीं देख पाते हैं। वहाँ सिर्फ एक तेज रफ्तार कार हमें नजर आती है जो बहुत ही तेजी से अपनी तय की गई मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही होती है। इस कार के अंदर का माहौल बहुत ही ज्यादा मस्ती भरा और खुशनुमा होता है। इसके अंदर बैठे सभी दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उस तेज रफ्तार कार का एक टायर बहुत ही जोरदार आवाज के साथ फट जाता है। टायर के फटते ही वह कार पूरी तरह से अनकंट्रोल हो जाती है और उस हाईवे पर इधर उधर जाने लगती है। लेकिन किसी तरह से कार का ड्राइवर बहुत ही सूझबूझ दिखाते हुए उस गाड़ी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और उसे हाईवे के किनारे सुरक्षित रोक देता है। इस जानलेवा झटके के बाद उस गाड़ी में सवार सारे लोग गहरी सांस लेते हुए एक एक करके बाहर निकलते हैं। इस दौरान हमें वहां पर 3 लड़के और 3 लड़कियां नजर आते हैं जो दरअसल एक बहुत ही मजेदार ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं। इन सभी के नाम जोडी, एरिक, जेफ, कैरन, टॉड और उसकी गर्लफ्रेंड सैरा है। ये सभी लोग जोडी की बहन की शादी में एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने के लिए वहां जा रहे होते हैं। अब क्योंकि गाड़ी का टायर पूरी तरह से खराब हो चुका है, तो वह लोग उस कार की डिक्की में रखा हुआ अपना स्टेपनी बाहर निकालते हैं और उसको चेंज करने के काम में लग जाते हैं। यहाँ पर बाहर आने के बाद उन लोगों को इस बात का बहुत ही अच्छी तरह से पता चलता है कि इस सुनसान हाईवे पर उनके अलावा और कोई भी कार यहाँ से नहीं निकली है और वहाँ पर ना ही किसी भी तरह के नेटवर्क आ रहे हैं। अब सारे लोग मिलकर उस कार को ठीक करने लगते हैं। इसके बाद हम सीन में जेफ को देखते हैं जो गाड़ी का टायर चेंज कर रहा है और सारे लोग धूप बहुत तेज होने के कारण कार की दूसरी तरफ बैठकर आराम कर रहे हैं। एरिक को बाथरूम जाना होता है तो वह थोड़ी दूर झाड़ियों की तरफ चला जाता है। जब जेफ बहुत ही ध्यान से कार की स्टेपनी चेंज कर रहा होता है, तब उसे उस फटे हुए टायर से एक बुलेट मिलती है और उसे यह लगता है कि शायद किसी ने जानबूझकर दूर से निशाना लगाकर उनकी उस कार को पंक्चर किया है। हालांकि वह इस बात को अपने दिमाग में ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि वह लोग तो एक बहुत ही घने और सुनसान जंगलों के बीच मौजूद थे जहां किसी इंसान का होना नामुमकिन सा था। तभी टॉड देखता है कि पास ही रखा हुआ वह स्टेपनी टायर वहां से अपने आप लुढ़क कर हाईवे पर आगे की तरफ जा रहा है, तो वह तुरंत उस टायर को वापस लेने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। इसके बाद सैरा जब जेफ को देखने के लिए कार के दूसरी तरफ आती है, तो वह वहां का नजारा देखकर बिल्कुल हैरान और सुन्न रह जाती है, क्योंकि जेफ को किसी अनजान शूटर ने गोली मार दी थी और उसका सिर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। इससे पहले कि वह डरी हुई सैरा सारे लोगों को अपना कोई भी रिएक्शन बताती या जोर से चीख पाती, उसे भी एक गोली बहुत ही तेजी से आकर लगती है जो उसके सीधे एक आंख में घुस जाती है। इसके तुरंत बाद एक और गोली हवा को चीरते हुए उसकी दूसरी आंख में भी आकर लगती है। ये सब खौफनाक चीजें वह सारे दोस्त अपनी आंखों से देख रहे थे जो अभी जिंदा थे। इसके बाद कैरन तुरंत जोडी और टॉड को जोर से चिल्लाकर कार के पीछे आने का कहती है, क्योंकि वह समझ जाती है कोई बहुत ही खतरनाक इंसान उन्हें छिपकर अपना निशाना लगा रहा है। वह लोग बुरी तरह डरे हुए अपनी जान बचाने के लिए उस कार के पीछे भागते हैं। इससे पहले कि टॉड कार के पीछे पूरी तरह कवर हो पाता, उसे भी एक गोली आकर सीधा कंधे में लगती है, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। इधर एरिक भी अब गोलियों की भयानक आवाज सुनकर सभी लोगों के पास आने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह भी और गोलियों की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहीं पर पड़े एक बहुत बड़े पेड़ के पीछे छुप जाता है। लेकिन दूर बैठा वो शूटर अब एरिक के ऊपर भी लगातार फायर करता है। हालांकि वह पेड़ के पीछे पूरी तरह कवर होता है, इस कारण उसे गोलियां नहीं लगती और वो शूटर उसके दोस्त जो कार के पीछे बुरी तरह डरे हुए छुपे हुए हैं, वो उन पर भी गोलियां चलाता है। लेकिन गाड़ी के लोहे की वजह से तीनों लोग सेफ थे। अब सारे लोग सिचुएशन को देखकर समझ चुके हैं कि वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और उनके पास मोबाइल तो है, लेकिन उसमें नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिर वह लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। इसके बाद टॉड अपना मोबाइल एक सेल्फी स्टिक में अच्छी तरह से बांधकर नेटवर्क खोजने के लिए गाड़ी के कवर से ऊपर की तरफ करता है, लेकिन वह शूटर उस मोबाइल पर भी पलक झपकते ही शूट कर देता है, जिससे वह मोबाइल पूरी तरह से टूट जाता है। और अब सारे लोग बुरी तरह से परेशान हैं। उन लोगों को समझ नहीं आता कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकले। टॉड सभी लोगों को बताता है कि हमें किसी भी तरह इस जगह को चेंज करके किसी और जगह पहुंचना होगा जहां पर उस शूटर की रेंज ना पहुंच सके। लेकिन अब वो सारे लोग समझ जाते हैं कि वह शूटर बहुत ही परफेक्ट है, जिसका निशाना बहुत अच्छा है। इस कारण जोडी उस स्नाइपर की लोकेशन जानने के लिए अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करती है और उसे उस कैमरा से ढूंढने लगती है।
इधर कैरेन अपना जैकेट बाहर की ओर करती है ताकि वो शूटर उस जैकेट को उन्हीं में से एक समझकर उस पर गोलियां चलाए और जोडी उस स्नाइपर को अपने कैमरा में कैद कर ले। इस बीच टॉड कार के अंदर भी पहुंच जाता है क्योंकि कार का टायर पहले ही जेफ ने लगा दिया था। वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच वह शूटर एक बार फिर से उस पर गोलियां बरसाने लगता है और किसी तरह टॉड अपनी जान बचाकर वापस कार के पीछे छिप जाता है। सैरा अपने मोबाइल में कैद की गई उस वीडियो को सभी लोगों को बताती है, जिसमें उन लोगों को पता चलता है कि वह शूटर एक ऊंचे पेड़ के ऊपर बैठकर उनके ऊपर गोलियां बरसा रहा है। लेकिन उन लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर वह ऐसा कर क्यों रहा है। उनकी उस स्नाइपर से क्या दुश्मनी है। अब सारे लोग बुरी तरह से परेशान हैं, अपनी जान बचाने के लिए हर एक कोशिश करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वह करें तो करें क्या। इसके बाद टॉड अपने हाथों पर टूल किट बांध लेता है और सभी लोगों के साथ उस कार को वहां से आगे बढ़ाने लगता है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि इस जगह पर वह शूटर उन्हें किसी भी वक्त खत्म कर सकता है। वह लोग गाड़ी को न्यूट्रल गियर में डालकर गाड़ी को धक्काने लगते हैं और कार थोड़े आगे बढ़ती है और एरिक अभी भी उसी पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह शूटर अपनी गन लोड कर रहा है। इसी बात का फायदा उठाकर एरिक उस पेड़ के पीछे से भागकर अपने दोस्तों के पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वह शूटर इतना परफेक्ट था कि वह अपनी गन को फिर से लोड कर चुका था। वह भाग रहे एरिक के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। एक गोली उसके पैर में लगती है, लेकिन वह अभी भी हिम्मत नहीं हारता और वहां से अपने दोस्तों की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन वह शूटर दूसरी गोली उसके दूसरे पैर पर मारता है, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन वह अभी भी हार नहीं मानता। इस बार शूटर उसके पीठ पर शूट करता है, जिससे वह वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अब इसी तरह उन लोगों को बहुत टाइम हो चुका था। धूप, भूख और प्यास से वो सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। कैरेन को उस कार के अंदर एक पानी की बोतल नजर आती है, जिसे वह हथौड़ी की मदद से शीशा तोड़कर बाहर निकालती है और एक एक करके सारे लोग उस बोतल में से थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं। वो लोग बोतल को एरिक के पास भी फेंकते हैं, जो अब होश में आ चुका है। वो जब उस बोतल से पानी पीने लगता है तो वो शूटर उसके एक हाथ पर भी गोली मार देता है। इससे एरिक की हालत और बिगड़ जाती है, वह दर्द के कारण तड़पने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टॉड अब पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि वह देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सैरा की डेड बॉडी को कुछ जंगली कौवे नोच नोच कर खा रहे हैं और वह यह सब नहीं देख पा रहा। वह कैरेन और जोडी को बताता है कि वह सैरा से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वह उसे इस तरह नहीं देख सकता क्योंकि वह उससे शादी करने वाला था, लेकिन अब उसके लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। इस कारण वह उस कार की कवर से बाहर आता है और स्नाइपर की रेंज में आ जाता है, लेकिन वह शूटर उसे शूट नहीं करता। वो सैरा की डेड बॉडी के पास जाकर उसके हाथ को अपने हाथ में रखकर एक किस करता है और उसकी डेड बॉडी के पास ही बैठ जाता है। इधर एरिक देखता है कि इस जंगल से एक खूंखार भेड़िया उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है और उसे लगता है कि शायद वह भेड़िया उसे खत्म कर देगा, लेकिन इससे पहले कि भेड़िया उसे खत्म कर पाता, एरिक की खून बह जाने से वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब देखकर टॉड पूरी तरह से टूट जाता है और उसे उस शूटर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वह देखता है कि उसी हाईवे पर एक कार उनकी तरफ आगे बढ़ रही है। वो उस कार को आगे न आने के लिए जोर से आवाज लगाता है, लेकिन वह स्नाइपर टॉड के ऊपर गन से फायर करने लगता है और उसे उस हाईवे से हटाने लगता है। वो कार अब बहुत ही तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ रही होती है और इसी बीच वो शूटर बिना कोई रहम दिखाए टॉड के सीने पर भी एक गोली मार देता है, जिससे वह अपनी गर्लफ्रेंड सैरा के पास ही गिर जाता है। इधर वह गाड़ी अब तेजी से वहां तक पहुंच जाती है। कार के अंदर हम एक फैमिली को देख पाते हैं, जिनमें एक फादर, एक मदर और एक उनकी डॉटर होती है। मदर उस कार को ड्राइव कर रही थी और हस्बैंड सो रहा होता है। हाईवे के ऊपर पड़ी लाशों को देखकर वाइफ बुरी तरह से घबराकर अपने हस्बैंड को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले ही वह शूटर वाइफ के ऊपर गन से शूट कर देता है, जिससे वह कार अनकंट्रोल होकर उसी हाईवे पर पलट जाती है और कार में बैठे तीनों लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अब वाइफ किसी तरह उस कार से बाहर निकलती है, जो बहुत बुरी तरह से घायल थी। वह अपने हस्बैंड और अपनी डॉटर को ढूंढ रही थी। इस दौरान कैरेन और जोडी उसे कार के पीछे कवर लेने के लिए कहते हैं ताकि वह शूटर उसे देख ना सके, लेकिन वाइफ को कुछ भी समझ नहीं आता। इसी बीच वो शूटर वाइफ को भी खत्म कर देता है। इसके बाद हम उस हस्बैंड को देखते हैं जो कार से निकल आता है और जोडी उसे समझाती है कि वो कार के पीछे ही छुपा रहे। वह उन दोनों की बात को समझ जाता है और कार के पीछे ही छुप जाता है। वो दोनों उसे पुलिस को कॉल लगाने का कहती है ताकि उन लोगों को बचाया जा सके। वह आदमी भी ऐसा ही करता है और वह पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन इस बीच वो शूटर उसकी कार की डीजल टैंक पर गोलियां बरसाने लगता है, जिससे वह कार बहुत जोर से ब्लास्ट हो जाती है और आदमी भी उसी ब्लास्ट में जलकर मारा जाता है।
इसके बाद हमें डॉटर को दिखाया जाता है जो घायल हाईवे के किनारे पड़ी हुई थी। अब उसे होश आ चुका है और अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए वहां से उठती है, लेकिन हम देखते हैं वह शूटर उस छोटी सी बच्ची को भी अपनी गोलियों से भून देता है और इस तरह से उस लड़की की भी मौत हो जाती है। इसके बाद हम जोडी और कैरन को देखते हैं जो पूरी तरह से टूट चुकी है और उन लोगों को भी लगता है कि शायद वह शूटर उन दोनों को ही खत्म कर देगा, लेकिन कैरन ने अभी हार नहीं मानी थी। वह बताती है कि हमें रात होने का इंतजार करना चाहिए ताकि हम किसी तरह उस स्नाइपर से बचकर यहाँ से भाग सके। कैरन प्लान बनाती है और जोडी को बताती है कि हम रात के समय इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। अब रात हो जाती है। कैरन और जोडी उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी तरह से रेडी थे। कैरन कार के टायर निकालकर उसमें से ट्यूब बाहर निकालती है और कार के अंदर ही उस ट्यूब को जलाकर रख देती है ताकि चारों तरफ धुआं ही धुआं हो और वो भाग सके। वो शूटर जो अभी भी पेड़ पर बैठकर उन लोगों का रास्ता देख रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि चारों तरफ बहुत ही गाढ़ा धुआं फैला था। धुएं के कारण स्नाइपर को कुछ भी नजर नहीं आता। जब जोडी और कैरन दोनों इस बात का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश करने वाले थे, तभी उन लोगों को एक पुलिस ट्रक नजर आता है जो उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। उस ट्रक के अंदर 2 ऑफिसर और 2 स्नाइपर भी मौजूद थे, लेकिन उन लोगों को भी नहीं पता कि आखिर वो शूटर कहाँ है। इस बात से हमें पता चलता है कि उस ब्लास्ट में मारे गए उसी आदमी ने पुलिस वालों को सारी बातें मरने से पहले ही बता दी थीं। इस कारण वो वहां पहुंच चुके थे। पुलिस ट्रक में बैठा हुआ एक ऑफिसर बैकअप के लिए अपनी टीम को कॉल करता है, लेकिन इस दौरान वह शूटर धुएं के बीच से उस ऑफिसर को भी शूट कर देता है, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ जाता है। अब वह पुलिस ट्रक पूरी तरह से अनकंट्रोल हो चुका था और वह आगे बढ़ रहा होता है। इस दौरान ट्रक में बैठे हुए 2 स्नाइपर में से एक स्नाइपर नीचे गिर जाता है, जिसे पेड़ पर बैठा हुआ वह बेरहम स्नाइपर तुरंत खत्म कर देता है। यह सब देखकर कैरन जोडी से कहती है कि हमें यहाँ से किसी तरह भागकर जंगलों की तरफ जाना होगा, तभी हम अपनी जान बचा पाएंगे। लेकिन जोडी अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसे लगता है कि वो शूटर उन्हें भी खत्म कर देगा, इस कारण वह नहीं जाना चाहती। कैरन अब अकेले ही जंगलों की तरफ भागने लगती है और कुछ दूरी पर पहुंचने पर ही वह शूटर उसे भी शूट कर देता है, जिससे अब कैरन भी मारी जाती है। इसके बाद वह पुलिस वाला ट्रक भी जोडी के बहुत करीब आ चुका था। जोडी भागकर उस पुलिस ट्रक के पास पहुंच जाती है जहां 2 पुलिस वाले मौजूद थे। जोडी उन लोगों को बताती है कि यहाँ पर एक पागल स्नाइपर है जो पेड़ पर बैठकर लोगों को अपना निशाना बना रहा है और उसने अब तक कई लोगों को खत्म कर दिया है। वह उन लोगों को वहां से भागने के लिए कहती हैं, लेकिन वह दोनों पुलिस वाले अब उस स्नाइपर को किसी भी तरह खत्म करने का सोच रहे थे, क्योंकि उस स्नाइपर ने उनके 2 साथियों को खत्म कर दिया था। वो दोनों अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन एक भी गोली उस शूटर को नहीं लगती, क्योंकि पुलिस वालों को उस स्नाइपर की एक्चुअल लोकेशन नहीं पता थी। अब वो शूटर उन दोनों पुलिस वालों को भी एक एक करके खत्म कर देता है। इस बात से जोडी बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि अब उस हाईवे पर वही अकेली जिंदा बची थी। इसके बाद जोडी बड़ी हिम्मत दिखाती है और उस पुलिस ट्रक को लेकर वहां से अपने आप को बचाने के लिए भागने लगती है। वह हाईवे पर उस ट्रक को चला रही होती है। इस बीच शूटर जोडी पर भी फायरिंग करने लगता है। इस दौरान एक गोली सीधा आकर जोडी के कंधे पर लगती है, जिससे वह ट्रक पूरी तरह से अनकंट्रोल हो जाता है और सीधा जाकर वह उसी पेड़ से जा टकराता है जहां पर बैठकर वो शूटर लोगों को शूट कर रहा था। इसके बाद पेड़ पर बैठा हुआ शूटर भी कार की टक्कर से नीचे आकर गिरता है और उसकी वह स्नाइपर गन भी नीचे गिर जाती है। जोडी उस गन को अपने पास ले लेती है। अब वह शूटर अपने हाथों में चाकू लिए जोडी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि जोडी बहुत ज्यादा डरी हुई है और वह उसे उस गन से शूट नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा नहीं था। जोडी उस गन से 3-4 गोलियां शूटर के ऊपर शूट करती है, जिससे वह वहीं जमीन पर गिर जाता है। जोडी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो उसी स्नाइपर गन को उल्टा करके उस शूटर के मुंह पर जोरदार अटैक करने लगती है, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ जाता है। वह बहुत ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि उसने उसके सारे दोस्तों को खो दिया था और वह उस किलर को मरने के बाद भी मार रही थी। इस बीच उस स्नाइपर की ट्रिगर दब जाती है, जिससे एक गोली चल जाती है और वह सीधा जाकर जोडी के गले में लगती है, जिससे जोडी की भी वहीं पर मौत हो जाती है। और इस तरह से वहां पर आखिरी बची वो इंसान भी मौत का शिकार हो जाती है। असल में दोस्तों, वो स्नाइपर पहले यूएस आर्मी में काम करता था, लेकिन सर्विस पूरी होने के बाद उसकी दिमागी हालत खराब हो गई और वो एक साइको बनकर इसी तरह से लोगों का शिकार करने लगा। ऐसे में उसकी वजह से ये सुनसान हाईवे मौत का मैदान बन गई। अब बिना किसी सर्वाइवर के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इस जगह पर अपने दोस्तों के साथ होते तो आप क्या करते? कमेंट में जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।